वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेटा अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट 2 करेंगे। मेरी दरख्वास्त है उन सब बच्चों से जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ डायरेक्टली पार्ट 2 मत देखिएगा, क्योंकि 1 के अंदर मैंने आपको बेसिक्स समझाए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और चेक क्या होता है, होल्डर क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो प्लीज़ पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। चलिए पार्ट 2 करते हैं स्टार्ट। बेटा जो बंदा बिल बनाता है, प्रोमिसरी नोट लिखने वाले को मेकर बोलते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाले को ड्रोअर बोलते हैं। जिसके ऊपर लिखा जाता है वो ड्रॉई होता है। तो ड्रॉई जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारी चेन नहीं बन सकती, वो बिल बन ही नहीं सकता, वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। सर डिसऑनर तो नॉन पेमेंट की वजह से होता है, ये गलत बात है बेटा। जिन लोगों को पूर्णतः ज्ञान नहीं है वो लोग क्या मानते हैं कोई भी बिल तभी डिसऑनर होता है जब पेमेंट ना हो। नहीं बेटा, बिल दो वजह से डिसऑनर हो सकता है, ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और ड्यू टू नॉन पेमेंट। अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके ऊपर लिखा उसने बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो मना करने से भी क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। ये वाली डिसऑनर कहते हैं बेटे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। हाँ भर ले लेकिन ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी, वो डिसऑनर होती है बेटा ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो आज के बाद बेटे याद रखना, डिसऑनर दोनों कारण से हो सकता है। नॉन एक्सेप्टेंस ना दी तो भी डिसऑनर हो गया, और एक्सेप्ट करके कल को पेमेंट ना करी तो भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, पेमेंट ना करने वाला। चलिए एक्सेप्टेंस का मीनिंग देखिएगा बेटा। द एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल, जब कोई बिल कोई एक्सेप्ट करता है, इट इंडिकेट बाय द ड्रॉई, ये ड्रॉई की तरफ से एक इंडिकेशन की इशारा होता है कि मैंने अपनी हाँ भर दी है। सेक्शन 7 स्टेट दैट एक्सेप्टेंस इज द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉई। जब किसी बिल को एक्सेप्ट किया जाता है बेटा तो सिग्नेचर जरूरी होते हैं। सर सिग्नेचर नहीं किए लेकिन बिल के ऊपर एक्सेप्टेड लिख दिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये वैलिड है, नॉट वैलिड। सर सिग्नेचर कर दिए बट एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखा, अब क्या होगा, वैलिड। सिग्नेचर कर देना बेटा, मान लिया जाता है एक्सेप्ट हो चुका, तो साइड में एक्सेप्टेड लिखे या नहीं लिखे कोई मैटर नहीं करता, वो इमैटेरियल नेचर होता है। लेकिन साइन किए बिना सिर्फ एक्सेप्टेड लिख दिया तो वैलिड नहीं होता। इट मीन्स क्या जरूरी है, एक्सेप्टेड लिखना जरूरी है या साइन होने जरूरी है, साइन होने जरूरी है। एक्सेप्टेड हो और चाहे ना हो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये आप क्या बता गई, एक ही स्टडी में बातों में आपसे डिस्कस कर गया। चलिएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस भी बेटा रिटर्न में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस या तो जिस ड्रॉई ने खुद की हो, लेकिन बहुत सारे ड्रॉई खुद से काम नहीं करते, उन्होंने अपने एजेंट अपॉइंट कर रखे होते हैं, तो उसके एजेंट ने साइन किए हों। तो कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, बेटा साइन करके वापस भी तो देना है। मैं ड्रॉअर जिसके ऊपर बिल लिखा गया ड्रॉई ने साइन करके और अपने ड्रॉअर में रख लिया, वो तो ऐसे थोड़ी ना होगा। साइन करके उसको वापस डिलीवर भी करना है ड्रॉअर के पास। कंप्लीटेड बाय डिलीवरी टू द, ताकि वो होल्डर बन पाए। राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड इज इमैटेरियल, और ओरल एक्सेप्टेंस और राइटिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्टेड विदाउट द ड्रॉई सिग्नेचर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। बहुत काम की लाइन है, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है आपकी। चलिए आपको एक्सेप्टेंस का पता लग गया, अब देखते हैं कौन कौन बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, कौन कौन बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। सर जिसके ऊपर लिखा गया है ड्रॉई, हाँ बेटा ड्रॉई कर सकता है। सर एक से ज़्यादा बंदों पे बिल लिखा गया हो तो, वेयर मोर देन वन ड्रॉई हो तो, वेयर मोर देन वन ड्रॉई आर स्पेसिफाइड देन एनी और ऑल कैन एक्सेप्टेड। एक बंदा भी सबके बिहाफ पे या सभी भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओनली दोज हु एक्सेप्ट आर लायबल टू पे, लेकिन जो बंदा एक्सेप्ट करता जाएगा सिर्फ वही लायबल होगा पे करने के लिए। जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना जिसने दूसरे को ऑथराइज किया, वो बंदा लायबल नहीं होगा। सी और डी पॉइंट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते ये क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। एक है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और दूसरा है एन एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। मैं इसको एग्जांपल बना के समझाऊंगा बेटा, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे और बहुत प्यार से समझ जाएंगे। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यहाँ जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, जैसे मैं वेद सोनी एक बिल लिख रहा हूँ गर्वित, गर्वित मेरे सामने नहीं बैठा, मान के चलिएगा गर्वित फेस टू फेस नहीं, गर्वित अपने घर बैठा है, सामान का लेन देन हो चुका है, मैं गर्वित पे बिल लिख रहा हूँ, तो मेरे को डर है कभी गर्वित एक्सेप्ट ना करे, मेरे को डर है कभी गर्वित एक्सेप्ट ना करे या बाई चांस गर्वित घर पे ना हो, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्रॉई का नाम डाल दिया जाता है। जैसे मान लो बेटा स्वास्थ्य की बोल देता है कि सर इसमें मेरा नाम भी लिख दो। अगर गर्वित नहीं मिला ना, अगर गर्वित नहीं मिला तो आप एक काम कर देना, ड्रॉई मेरे को मान लेना। तो प्राइमरी नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे को ड्रॉई बनाया जाएगा, अदरवाइज तो ड्रॉई वही है जिसके नाम पे बिल लिखा गया है। तो ज़रूरत के टाइम पे एक एक्स्ट्रा बंदे का नाम मेंशन कर लेना, उसको ज़रूरत के टाइम पे यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इसको बोला जाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब देखिएगा टेक्निकली इसको कैसे लिख रखा है, वैन इन द बिल, जब बिल के अंदर द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन,
जब किसी बंदे का नाम दिया जाता है इन एडिशन टू दैट ड्रॉई, ड्रॉई को तो नाम था ही, उसके अलावा एक बंदे का और नाम दे दिया जाता है एंड उसको रिप्लेस भी कर दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, ऐसे बंदे को ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बोला जाता है। 2 नंबर की डेफिनेशन या 1 नंबर का मीनिंग कई बार पेपर में आ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब है ना एक्सेप्टेंस फॉर ओनर, बिल तो हो गया डिसओनर, किसकी वजह से? पेमेंट नहीं, क्योंकि पेमेंट वाला अगर मामला होता तो वो एक्सेप्ट हो चुका होता। ये तो बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, मैंने गर्वित के ऊपर बिल लिखा, जब साइट पर पहुंचा तो गर्वित ने बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बिल क्या हो गया बेटा? डिसओनर। लेकिन वहीं पे एक बंदा और बैठा था, कहता है अरे सर ने बिल लिखा है भाई और तू ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी? एक काम कर, तू एक्सेप्ट नहीं करता ना तो तेरी जगह पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हालांकि वो पार्टी लायबल नहीं थी, लेकिन सम्मान को बचाने के लिए, उसने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उस बंदे ने खुद से आगे आके उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। हालांकि वो पार्टी लायबल नहीं थी, इस बंदे को बोला जाता है एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। सर इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल, अब वो एक्सेप्टर बन चुका है। सर कल को उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, अब चौधरी बना है तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, कल को अगर वो पेमेंट भी इसको करनी पड़ गई तो इसको बोला जाता है पेमेंट फॉर ओनर। जब एक्सेप्ट किया था उसको बोलते बेटा एक्सेप्टेंस फॉर ओनर, और कल को अगर पेमेंट करनी पड़ेगी तो उसको बोलेंगे पेमेंट फॉर ओनर। चलिएगा सॉरी, आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। ड्रॉइंग केस ऑफ नीड क्या होता है? जब बिल के अंदर ड्रॉई के अलावा एक एक्स्ट्रा बंदे का नाम और लिख लिया जाता है ताकि जरूरत पड़े तो इसको भी ड्रॉई बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग केस ऑफ नीड। सेकंड डी पॉइंट था, जब एक बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर। लेकिन कोई और बंदा बीच में आता है, वो पार्टी में लायबल भी नहीं था लेकिन उस पर हाँ भर देता है, कहता है मैं लायबल हूँ, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ओनर। कल को उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी तो उसको बोलते हैं पेमेंट फॉर ओनर। हम पढ़ रहे हैं बेटा कौन कौन बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। ड्रॉई एक्सेप्ट कर सकता है, ज़्यादा ड्रॉइंग तो मल्टीपल ड्रॉई एक्सेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉइंग केस ऑफ नीड भी एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टेंस फॉर ओनर का केस भी हो सकता है, और कोई बंदे ने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा तो एजेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। सर ये क्या है? एक्सेप्टर बाय एस्टॉपल, किसी भी बंदे का नाम ही नहीं था। व्हेन नो ड्रॉई हैज़ बीन नेम्ड इन द बिल, हमने तो किसी का नाम लिखा ही नहीं था, बस खाली बिल ड्रॉ किया था, उसमें नाम नहीं लिखा था। बट ए पर्सन, कोई बंदा सामने आता है कहता मैं ड्रॉई हूँ, बिना किसी मतलब की, बिना किसी वे वजह के अगर कोई बंदा सामने वाला आके कहता है मैं ड्रॉई, मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो अगर उसको एक बार ड्रॉई एक्सेप्ट कर लिया उसकी मर्जी से, कल कोई ये मना नहीं कर सकता मैंने तो सामान ही नहीं लिया था, मैंने तो मजाक किया था। नो, एस्टॉपल आ जाएगा, नो राइट टू प्रिवेंट, अब आपको मना नहीं करने देंगे, अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ही मे स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी, उसको रोक दिया जाएगा, वो अपनी लाइबिलिटी से मना नहीं कर सकता। ये वो लोग होते हैं तो धक्के से उड़ता तीर ले लेते हैं। चलिएगा, ये था बेटा एक्सेप्टर बाय एस्टॉपल। ये थे वो बंदे जो जो बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को शॉर्ट में हम बोलेंगे HDC, और पेमेंट इन ड्यू कोर्स इसको शॉर्ट में बोलेंगे PDC। ये HDC और PDC कुछ कंडीशंस पूरी होने पर बनते हैं, लेकिन बार बार उन कंडीशंस को दोहराना ना पड़े इसलिए कि इनको यूनिक नाम दे दिया गया। जैसे बेटा मैं आपको सैलरी जब कराता हूँ, इनकम टैक्स के अंदर जब मैं सैलरी हेड कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे सैलरी का गोल्डन रूल लगेगा। तो जब मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ आप समझ जाते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें लगेंगी। क्या? बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कौन सा? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। अब बार बार मुझे 3 चीज़ें जो बोलने की जरूरत नहीं। जब मैं बोलूँगा गोल्डन रूल तो आप समझ जाएंगे ये। अरे होटल में हम जाते हैं, हम बोलते हैं भाई थाली, जब हम थाली ऑर्डर करते हैं तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर मिक्स वेज भी ले आओ, दाल भी ले आओ, फलाना भी ले आओ, रोटी भी ले आओ, सैलेड भी ले आओ, पानी भी ले आओ। थाली मीन्स संपूर्ण पैकेज आपके पास आ जाएगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी क्या है? कुछ 2 या 3 या 4 कंडीशंस हैं, बस उनको बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए एक यूनिक नाम रखा गया है। अब इन तीनों को फटाफट समझते हैं। होल्डर कौन है? होल्डर इज नॉट अ पर्सन हु होल्ड द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर सिर्फ वो नहीं होता जिसने होल्ड कर लिया। ऐसे तो चोर ने चोरी कर लिया, होल्ड तो वो भी कर लेगा। किसी के हाथ, मेरे हाथ से कोई चीज़ छूट गई, गली में किसी को मिल गई, उसने उठा के होल्ड कर लिया, अरे भाई ये लोग होल्डर नहीं बनते। होल्डर इज नॉट अ पर्सन हु होल्ड द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर सिर्फ वो नहीं होता जिसके हाथ में वो है, बट ही इज अ पर्सन, वो बंदा होना चाहिए हु हैज़ ए राइट टू होल्ड। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, अंडरलाइन कीजिएगा, ही इज राइट टू होल्ड, और न केवल सिर्फ होल्ड करने का राइट, एंड वर्ड है, जुड़े हुए दोनों। हु इज एंटाइटल टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, उसके अंदर जो अमाउंट लिखा गया है उसको रिसीव करने का और रिकवर करने का अधिकार जिसके पास होता है उसको होल्डर बोला जाता है। जी सर, जी सर, जी सर। इसके राइट और इसका टाइटल जिससे इसको मिला है, उसको जिसने इसको दिया वो ट्रांसफरर है, जो होल्डर बना है वो ट्रांसफरी है। कभी भी होल्डर के राइट, होल्डर के राइट्स, होल्डर का टाइटल जिससे इसको वो चीज़ मिली है उससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। इसका टाइटल कभी भी ट्रांसफरर से ज़्यादा अच्छा टाइटल नहीं हो सकता। अगर आप बनना चाहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में भी 3 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट फॉर
जिसको कंसिडरेशन मिला हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए, अरे होल्डर तो वो भी बन जाएगा, मेरे बर्थडे पे आपने चेक दे दिया तो मेरे कोई फॉर कंसिडरेशन थोड़ी ना था, तो मैं होल्डर तो बन गया। मैं ऐसा नहीं मैंने चोरी किया, मैं होल्डर भी बन गया। उस चेक के अंदर जो अमाउंट लिखा गया है वो मुझे मिल भी जाएगा, सारी बातें ओके हैं। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, विदाउट नोटिस एज टू द डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। जिसने मुझे दिया है जो चेक, वो चाहे चोरी करके लाया हो, उसने कैसे दिया हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मैंने गुड फेथ में लिया हो। अगर मुझे पता था ये चेक फ्रॉड का है तो मैं कभी भी बेटा एचडीसी नहीं बन सकता। एचडीसी बनने के लिए दूसरी कंडीशन, आप मासूम होनी चाहिए, इनोसेंट होनी चाहिए, प्रायर पार्टी के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, गुड फेथ में आपने लिया हो। और तीसरा, बिफोर मेच्योरिटी, क्योंकि आफ्टर मेच्योरिटी तो फिर मामला ही खत्म हो जाता है ना। वो चीज़ आपने बिफोर मेच्योरिटी ली हो। 3 कंडीशन पूरी कर दो, भगवान विष्णु जी आपको बना देंगे क्या, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर अब ये बन गया तो क्या है, इसके पास होल्डर से एक्स्ट्रा राइट होते हैं। होल्डर से एक्स्ट्रा, इसका टाइटल ट्रांसफर के टाइटल से बेटर होता है। दूसरी बात, ये चेन जो पिछली प्राइवेट पार्टी है, जैसे बेटा एक ने बिल ड्रॉ किया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए बीपी, और जिसने बिल ड्रॉ किया तो उसके लिए बीआर। आपने सुना है ना बेटा, बीआर एंडोर्स भी हो जाते हैं। फिर बीआर एंडोर्स हो गया, इसने इसको बेच दिया, इसने ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसे बिकते चले गए। अगर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है डी, तो पीछे की पार्टी जो सी बी ए जितनी पार्टीज हैं, किसी भी पार्टी से पैसा रिकवर कर सकता है। एचडीसी के पास एक खास राइट होता है, वो सिर्फ उससे नहीं जिसने बिल ड्रॉ किया है, किसी भी प्राइवेट पार्टी को पकड़ेगा और उससे अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा, क्योंकि वो कौन है, एचडीसी है। और एचडीसी वो होता है फॉर कंसिडरेशन, गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी। ओवर। चलिएगा बेटा हम पढ़ते हैं पीडीसी। अब ये 3 बातें मैं हर बार नहीं बोलूँगा, गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी, जब मैं बोलूँ एचडीसी समझ जाना, तीनों बातें कंप्लीट। अब है पीडीसी क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स बिल्कुल गुड फेथ में होता है, ऐसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी गुड फेथ में होना चाहिए। जब कोई चेक बेटा बैंक के पास जाता है पेमेंट होने के लिए, क्या बैंक की जिम्मेवारी नहीं बनती उसके ऊपर साइन वगैरह प्रॉपर देख ले? क्या बैंक की जिम्मेवारी नहीं बनती उसके ऊपर लाइन्स वगैरह अगर ड्रॉ कर रखी है चेक के ऊपर, क्रॉसिंग कर रखी है, उसको ध्यान से देखिए। क्या बैंक की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अगर कोई शक था, कोई डाउट था तो क्लियर करना चाहिए था पेमेंट से पहले? अल्टीमेटली बैंक को पेमेंट करनी चाहिए गुड फेथ के अंदर। अगर उसने अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी की है, कोई लापरवाही नहीं की है, तो उसको एक लाइन में नाम दिया जाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। चलिएगा देखते हैं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर। सही टाइम पे पेमेंट किया हो, गुड फेथ में पेमेंट किया, गुड फेथ को अंडरलाइन करना, विदाउट नेग्लिजेंस, बिना नेग्लिजेंस के पेमेंट किया हो, और डू नॉट अफोर्ड, ना उनके पास रीजनेबल ग्राउंड था, ना उनको कोई शक था, ना कोई दिक्कत थी, तो जाके अगर पेमेंट की है तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। अब जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स बैंक करता है तो कल को चाहे उस चेक में फ्रॉड हो भी जाए, आप बैंक वालों को लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने पीडीसी किया है। पीडीसी सही टाइम पे सही बंदे को सही जानकारी के अकॉर्डिंग पेमेंट की है, तो इतना सा भी शक था तो उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। फिर भी अगर फ्रॉड हो जाता तो बैंक जिम्मेवार नहीं होता। लेकिन सर अगर पीडीसी ना होता तो, उन्होंने साइन ही मैच ना करे, बिना लापरवाही के साथ काम किया, तो अब बैंक लायबल हो जाएगा। पीडीसी में बैंक लायबल नहीं होता, विदाउट पीडीसी बैंक लायबल हो जाएगा। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जी सर। चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आप कहीं तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना दूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वीडियो में नहीं बना देता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।